हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज डेट है 11 अगस्त 2022 और 11 अगस्त 2022 में जो छात्र एग्ज़ाम देने गए थे सीबीटी एग्ज़ाम, जो उनका क्वेश्चन पूछा गया था वो सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। और ये क्वेश्चन आईटीआई के उन छात्रों द्वारा बताए गए क्वेश्चन है जो छात्र आज की डेट में गए थे एग्ज़ाम देने। अब साथियों, बहुत सारे छात्रों का ये क्वेश्चन होगा कि कैसे यहाँ पर छात्रों ने यहाँ पर बताया कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने अपना नंबर दे रखा है जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये मेरा नंबर है। आप भी यदि एग्ज़ाम देने जाते हैं और यदि आपको क्वेश्चन याद रहते हैं तो आप इस नंबर पे भेजिएगा। व्हाट्सअप ये नंबर है, इस पे आप भेजिएगा लिखकर कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको आंसर की बता दूंगा। उसी तरह आज की डेट में कुछ छात्र गए थे एग्ज़ाम देने जिनका कहना था कि सर आज का डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है। ये जो एक्स के द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है इसका नाम पूछा गया था, तो इसको बोला जाता है सहायक संपर्क। सहायक संपर्क बोला जाता है एक्सिलरी कंटेंट। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य ये होता है सहायक बिजली को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। जो सहायक इसमें टर्मिनल होते हैं, जो सर्किट होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, बिजली आपूर्ति देता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलाते जाइएगा हर एक क्वेश्चन का ऑप्शन। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल नीला काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग में से कौन सी आपूर्ति इंगित करती है। तो दोस्तों, इसमें जो इंगित करती है उसको बोला जाता है त्रितार डीसी आपूर्ति प्रणाली। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 है, लेकिन आपका यहाँ पर 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कहा जा रहा है कि एम्पलीफायर का प्रकार क्या है। ये जो आपके सामने दिखाया जा रहा है इसमें पूछा जा रहा है कि ये कौन सा प्रकार है एम्पलीफायर का। तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है। अब इसको जूम करके देखेंगे तो आपका शायद ये पीएनपी ट्रांजिस्टर मुझे यहाँ पर लग रहा है। और इसको ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है साथियों, इसको क्या बोला जाता है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के नाम से जाना जाता है। ये डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था कि सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर रट लीजिएगा। और ये 2-3 छात्र यहाँ ने बताया कि सर ये क्वेश्चन मेरे में भी पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, मतलब वाई बराबर ए बी लिख रहा है, वाई बराबर ए बी लिख रहा है, मतलब कि हम वाई बराबर ए गुणे बी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए गुणे यहाँ पर कह रहा है, ए गुणे बी कर रहा है तो आपका ए बी हो जा रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर 0 गुणे 0 कर दें तो 0 हो जा रहा है, 1 गुणे 0 करें तो 0 हो रहा है, और यहाँ पर 0 गुणे 1 करें तो 0 हो रहा है, और 1 1 करें मतलब कि समान संख्या में कर रहे हैं। तो ये जो क्या हो रहा है, इसका यहाँ पर जो वोल्टेज है वो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर असमान में यदि कर रहे हैं गुणा तो ये क्या कर रहा है, घट रहा है। तो ये किसका यहाँ पर प्रतीक है साथियों, ये जो आपका हो जाता है जिसको बोला जाता है एंड गेट। क्या बोला जाता है, एंड गेट बोला जाता है। ये आपका सही हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला को, जिसमें पूछा जा रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी फिन क्या है। इसको मैंने बताया था, आपको ख्याल होगा। इसका जो होता है फिन बराबर आपका क्या होता है, 2 फिन हो जाता है, 2 फिन हो जाता है। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं, रीड रिले या धारा रिले या वोल्टेज रिले या लैचिंग रिले। तो साथियों, इसमें जो संपर्क में रहता है उसको बोला जाता है लैचिंग रिले। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार का लोड जी श्रेणी एमसीबी द्वारा संरक्षित है, ओवन या गीजर या एक कंडीशनर या सामान्य प्रकाश व्यवस्था। तो साथियों, यहाँ पर सही होता है ऑप्शन सी, जिसको एयर कंडीशनर के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। ए ऑप्शन कोई ऊष्मीय हानि नहीं है, बी ऑप्शन कोई त्वचा प्रभाव नहीं है, सी ऑप्शन कोई शक्ति हानि नहीं है, डी ऑप्शन कोई कोरोना हानि नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर सही होता है ऑप्शन बी, जो कि कोई त्वचा प्रभाव नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में इंगित किया गया है। ये देखिए, ये जो आपका एक्स के रूप में इंगित किया गया, इसको क्या बोला जाता है साथियों? इसको बोला जाता है सहायक संपर्क, जो कि पुश बटन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ऑप्शन में कौन सा दिया गया, तो देखिए सहायक संपर्क ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, और इसको पुश बटन भी बोला जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। यदि सहायक सामग्री न लिखकर, सहायक संपर्क ना लिखकर यदि पुश बटन भी लिखा जाता है, तब भी हम यहाँ पर सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर मारते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 155 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? ग्राउंड टेस्ट, या ध्रुवता टेस्ट, या निरंतरता परीक्षण, या शॉर्ट सर्किट टेस्ट? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर है, जिसको ग्राउंड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एसी इंडक्शन मोटर में बलाघूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध होता है? इसके बीच क्या संबंध होता है? तो इसका जो स्लिप के बीच संबंध होता है, स्लिप बढ़ने से जो बलाघूर्ण होता है वो भी बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया था कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया का कौन सा यहाँ पर प्रकार है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों ये जो आपका प्रकार है, इसको हाथ से लपेटने की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। हैंड वाइंडिंग भी आप कह सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसको मैं जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा गया था कि 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है कि जो बलाघूर्ण है इसको बढ़ाया जा सके। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 कला संकेंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? ए अधिक जगह की आवश्यकता होती है, या बी ऑप्शन एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता है, और सी ऑप्शन देंगे कि क्वाइल्स के समान रूप से आकार देने के अधिक कठिन है, और डी ऑप्शन देंगे कनेक्शन बनाना आसान नहीं है। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन बी, जिसको बोला जाता है कि एक स्टेप फॉर्मर की आवश्यकता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है? उस समय यहाँ पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मोटर जो है, मोटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन मोटर धीरे धीरे चलती है, और लास्ट में क्या होती है? लास्ट में जल सकती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि मोटर धीरे धीरे चलती है और आखिरकार जल ही जाती है। लास्ट में यही आपको देखने को मिलता है स्थिति कि ये मोटर जो है जल जाती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है? देखिए यदि फ्यूज उड़ रहा है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वाइंडिंग आपकी ख़राब है, सही तरीके से वाइंडिंग नहीं की गई। दूसरी बात है कि वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है वो भी ख़राब हो सकता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो रहा है। और जो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट यदि होता है और यदि आप इसमें फ्यूज का प्रयोग किए हैं बोर्ड के माध्यम से, तो फ्यूज सबसे पहले उड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन के कारण। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? ये आपके सामने दिखाया गया एक सिंगल फेज मोटर है, और इसका यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है। तो इसको बोला जाता है अस्थायी संधारित्र मोटर। कौन सा? अस्थायी संधारित्र मोटर, जो कि ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। मिलाते जाइएगा हर एक क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? इन्वर्टर मोटर, या प्रतिकर्षण मोटर, या आच्छादित पोल मोटर, या संधारित्र प्रारंभ मोटर? तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि संधारित्र प्रारंभ मोटर, इसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 253 में पूछा गया था कि एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ का मतलब क्या होता है? ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इसमें कहा जा रहा है कि ईएमएफ प्रति फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? इसमें जो सूत्र का उपयोग किया जाता है साथियों, वो आपका होता है E बराबर 4.445 FT। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम
अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? क्षेत्र प्रतिरोध के कारण होता है, या आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण होता है, या प्रेरक प्रतिक्रिया के कारण होता है, या आर्मेचर प्रतिरोध के कारण होता है। तो साथियों, ये जो आपको देखने को मिलता है केवल आपको आर्मेचर प्रतिरोध के कारण ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। साथियों, ये जो क्वेश्चन थे आपका आज की डेट के क्वेश्चन पूछे गए थे सीबीटी एग्जाम में। यदि आप इस तरह की तैयारी करके जाते हैं और सारे क्वेश्चनों को करके आते हैं तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी क्वेश्चन थे जो कि छात्रों ने बताया कि सिंबल पूछा गया था, तो सिंबल मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया। तो आप सिंबल वाला जो चैप्टर है उसमें जरूर देखिएगा, जो सिंबल से क्वेश्चन ज़्यादातर ड्राइंग में पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।